हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ बोर्ड वर्क कर रखा है। आइए सबसे पहले आप इस बोर्ड वर्क को कॉपी कर लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आइए कॉपी कर लीजिए जो हमने ये बोर्ड वर्क कर रखा है। सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने पॉइंट नंबर 1 मीनिंग ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिख के दिया है कि इट मीन्स measurement of tendency, that is behavior of collected data, size, items, observations, class. Actually ये जो डाटा, साइज, आइटम, ऑब्जर्वेशन, क्लास, ये सब एक ही चीज होता है। आप जो डाटा कलेक्ट करते हो उन्हीं सब चीजों को डाटा, साइज, आइटम, ऑब्जर्वेशन, क्लास डिफरेंट नामों से बोला जाता है। पॉइंट नंबर 2 इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज। पॉइंट नंबर 3 वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मैथमेटिकल एवरेजेस, पोजिशनल एवरेजेस, कमर्शियल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस के अंदर आता है अर्थमेटिक एवरेजेस या फिर बोलो अर्थमेटिक मीन, और पोजिशनल एवरेज के अंदर दो चीज आता है मीडियन एंड मोड, एंड कमर्शियल एवरेज की जगह कमर्शियल एवरेजेस में 3 चीज आता है मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज, कंपोजिट एवरेज। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर हम लोग बात करें मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेजेस का, तो मैथमेटिकल एवरेज में अर्थमेटिक मीन आता है जिसका सिंबल होता है एक्स के ऊपर बार। ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन है। मीडियन का कैपिटल एम या फिर एम उसमें छोटा ई लटका के, मोड कैपिटल जेड और कैपिटल एम उसमें ओ लटका के। मैथमेटिकल एवरेज के नीचे हमने लिखा हुआ है कि जब आप मैथमेटिकल एवरेज का कंप्यूटेशन करोगे तो द डाटा इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेंज इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास जो भी डाटा है उसको बिना अरेंज किए हुए भी हम लोग उसका मीन कंप्यूट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमको पोजिशनल एवरेजेस निकालना है तो हम लोगों को डाटा को अरेंज करना पड़ता है। तो डाटा शुड बी अरेंज इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि पोजीशन के हिसाब से हम लोग एवरेजेस निकालते हैं। तो इट रिक्वायर्स कि डाटा शुड बी अरेंज्ड इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप एक बार ये बोर्ड वर्क कॉपी कर लो, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आइए बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि आप कलेक्टेड डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट करते हो सो डैट कि आपको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। तो टू ऑब्टेन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्टेड डाटा को इस कदर प्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद जब उसको प्रेजेंट करते हैं तो पर्पस क्या होता है? उस पर एनालिसिस करना और एनालिसिस करके इंटरप्रेट करना। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज वन ऑफ द एनालिसिस प्रोसेस। ठीक है, हम लोग जो एनालिसिस करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एनालिसिस का ही हिस्सा होता है, क्योंकि जब हम एनालिसिस कर लेंगे उसके बाद हम लोग उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे कि हम लोग इंटरप्रेट कर सके। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया है उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसकी फितरत कैसी है, ठीक है, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें क्या होता है, हम लोग डाटा का जो भी डाटा कलेक्ट किए हैं या फिर साइज बोलो, आइटम्स बोलो, ऑब्जर्वेशंस बोलो या क्लास बोलो, आप जिस तरीके भी डाटा को प्रेजेंट कर रखे हो जिस भी फॉर्म में, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग कलेक्टेड डाटा को 3 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो आपने डाटा को जिस कदर भी प्रेजेंट कर रखा है, जिस कदर भी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस, जिस कदर भी आप उसको प्रेजेंट कर रखे हैं, अब नेक्स्ट काम तो क्या करना है हम लोग को? उस पर एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस कैसे करेंगे? बाय मेजरिंग द बिहेवियर ऑफ द कलेक्टेड डाटा। तो मेजरिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ कलेक्टेड डाटा का सरल शब्दों में मतलब क्या होता है? कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज।
हम लोग क्या करते हैं, उस कलेक्टेड डाटा का एवरेज निकालते हैं और एवरेज निकालने के बाद फिर हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि वो चीज कैसा है। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का 3 तरीका होता है। एक होता है मैथमेटिकल तरीका, एक होता है पोजिशनल एवरेज और एक होता है कमर्शियल एवरेज। कमर्शियल एवरेज हम लोग को पढ़ना नहीं, तो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। हम लोग को पढ़ना है मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में आप देख रहे हैं आ रहा है अरिथमेटिक एवरेज यानी मीन। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द डाटा इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेंज्ड इधर इन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी सम सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि चूंकि हम लोग मैथमेटिकल एवरेजेस निकाल रहे हैं तो डाटा को अरेंज करने का जरूरत नहीं है। आपने जैसे जैसे डाटा कलेक्ट किया है आप एवरेजेस कंप्यूट करके अपना एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हो एंड उसके बाद आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। पर बात करें पोजिशनल एवरेज का, दैट इज मीडियन एंड मोड, इसके लिए डाटा को आपको अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो नाम से ही पता चल रहा है आप एवरेज बाय पोजीशन कंप्यूट करोगे। देखो इसका मतलब क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेजेस बाय मैथमेटिकल अप्रोच। तो यहां डाटा को अरेंज करने का जरूरत नहीं है। मान लीजिए हमको 2 + 4 + 6 करना है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर हम 4 + 6 + 2 कर दे या हम 6 + 4 + 2 कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। पर बट अबाउट पोजिशनल एवरेज, आप कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज करोगे बाय द पोजीशन ऑफ द डाटा, तो आपको डाटा को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा एंड दैट शुड बी इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके लिए हम लोगों को मीडियन और मोड सीखना है। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिथमेटिक एवरेज, दैट इज मीन। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आज आप लोग कुछ कुछ नया बात भी सीखोगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट मैथमेटिकल एवरेज, दैट इज अरिथमेटिक मीन। जैसा कि हम लोग को पता है बच्चों कि हम लोग जो डाटा को कलेक्ट करते हैं उसको 3 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। ये कोई 3 टाइप्स ऑफ सीरीज नहीं होता है, ये एक ही डाटा को 3 तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया है आप उस पर क्या कैलकुलेट करना चाहते हो, आप अरिथमेटिक एवरेजेस कैलकुलेट करना चाहते हो, आप मीन कैलकुलेट करना चाहते हो। तो इंडिविजुअल सीरीज दैट इज जो डाटा रॉ रहता है, रनिंग डाटा जो हमारे पास अवेलेबल रहता है, अगर हम उस डाटा का मीन निकालना चाहते हैं तो मीन निकालने के लिए अपने पास 3 मेथड है। जो हम लोग क्या सीख रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ मीन। तो जब हम लोग मीन का कंप्यूटेशन करेंगे तो अंडर इंडिविजुअल सीरीज वी आर हैविंग 3 मेथड्स, कि हम 3 में से कोई भी मेथड से मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं और फिर एग्जाम्पल से सारी चीजों को अच्छे से समझते हैं और लॉजिकली समझते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, इसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू समेशन x/n। एक होता है शॉर्टकट मेथड, साथ साथ में कॉपी करते चलिए।
a plus summation dx by n, where a stand for assumed mean, dx stand for x minus a. तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड, और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन ds बाई n इंटू आई, वेयर ds इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई आई. ये फॉर्मूला लिख लीजिए बच्चों. तो हम लोग सबसे पहला कंप्यूटेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन सीखने जा रहे हैं. उसमें अगर आपने डाटा को इंडिविजुअल सीरीज के रूप में प्रेजेंट कर रखा है, अगर आपका डाटा रॉ है, तो उसमें मीन निकालने का अपने पास 3 मेथड है. तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं. हम लोग तीनों मेथड इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन स्पेशली चलाकर आपसे पूछ देता है कि आप मीन निकालिए बाय डायरेक्ट मेथड, मीन निकालिए बाय शॉर्टकट मेथड. तो हमको पता होना चाहिए. अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसमें हम आपको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज बताएंगे, तो आपको ये तीनों को तीनों फॉर्मूला समझ में आ जाएगा. ठीक है, इस फॉर्मूला को आई होप आप लोग कॉपी कर लिए. तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं. चूंकि बच्चों हम लोग मैथमेटिकल एवरेजेस सीख रहे हैं, तो हमने आपको यहां पर लिख के दिया था कि डाटा इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेंज इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो ऐसा नहीं है कि आप डाटा को अरेंज नहीं कर सकते हो. हम लिखे थे डाटा इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेंज्ड. ठीक है, अगर आपका मन तो आप डाटा को अरेंज करके सॉल्व कर सकते हो, पर हम आपको यह सिखाना चाह रहे थे कि जब आप मैथमेटिकल एवरेजेस कंप्यूट करते हो और डाटा को अरेंज नहीं करते हो तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं. मान लो हम सिंपल शब्दों में बात करते हैं. मान लो मेरे पास 3 टर्म है 4, 6, 2, हमको इसका एवरेज निकालना है. तो आप 4 प्लस 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 करो, या 6 प्लस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 करो, या 2 प्लस 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 करो. सब में रिजल्ट क्या आना है? सेम आना है. तो मैथमेटिकल एवरेजेस निकालते समय डाटा को अरेंज करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे और अच्छी बात है, रिजल्ट तो आपको मिलेगा, है कि नहीं. चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. कंप्यूट मीन इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ 7 persons. ये आपके सामने 7 लोगों का इनकम दिया हुआ है. ठीक है, सपोज इनकम पर डे है. ठीक है, कि 7 लोगों का आपको इनकम दिया हुआ है कि एक इंसान 132 कमाता है, एक पर्सन 136 कमाता है, एक पर्सन 140 कमाता है, एंड सो ऑन. तो ये 7 लोगों का आपको इनकम दिया हुआ है और आपको मीन कैलकुलेट करना है. ठीक है, मीन इनकम कैलकुलेट करना है. नाउ आपको क्वेश्चन तो बोला नहीं कि डायरेक्ट मेथड से बनाना है, कि शॉर्टकट से बनाना है, कि स्टेप डेविएशन से बनाना है. तो हम लोग तीनों से सीखते हैं. डायरेक्ट मेथड से बोलेगा तो कैसे बनाएंगे, शॉर्टकट से बोलेगा तो कैसे बनाएंगे, स्टेप डेविएशन से बोलेगा तो कैसे बनाएंगे. तीनों से सीखते हैं और तीनों में हम आपको नई नई बात समझाएंगे. आइए, सबसे पहले जो डाटा होता है ना बच्चों, उसको हम लोग स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. स्टैटिस्टिक्स में जो डाटा होता है उसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया? 132, 136, 140, 144, 148, 152 एंड 156. ठीक है, चूंकि हम लोग डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो आप चाहो तो यहां कैप्शन भी लिख सकते हो. ठीक है, कि कंप्यूटेशन ऑफ मीन बाय डायरेक्ट मेथड. हम लोग मीन कैसे निकाल रहे हैं? डायरेक्ट मेथड के हिसाब से कंप्यूट कर रहे हैं. अच्छा, स्टैटिस्टिक्स में एक बच्चों का एक कॉमन डाउट ये भी रहता है कि सर हमको पता नहीं चलता कि फॉर्मेट कैसे कैसे लेना है.
मतलब कौन कौन सा कॉलम होगा। आप हमेशा फॉर्मूला पे फोकस करो, फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा कि हमको किस किस कॉलम की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है समेशन x बाई एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो देखा जाए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है 7, तो ये तो ऐसे ही हो गया। एंड दिस इज व्हाट समेशन x, तो हमको क्या करना है इसका टोटलिंग करना है। तो आइए हम लोग इसका टोटलिंग कर लेते हैं। इसका टोटलिंग आ रहा है 1008, तो 1008 डिवाइडेड बाई 7 ये आ रहा है 144। तो लिखेंगे हेंस मीन इनकम इज इक्वल टू ₹144। एंड दिस इज वेरी सिंपल। अब आइए हम लोग शॉर्टकट मेथड से सीखते हैं। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। आप लोग क्या करना, इसी के नीचे कंटिन्यू करना। अब आइए हम लोग शॉर्टकट मेथड से सीखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ मीन बाय शॉर्टकट मेथड। आपको फॉर्मूला याद होगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो मीन का फॉर्मूला क्या था, a प्लस समेशन dx बाई एन, ये फॉर्मूला था। नाउ a का मतलब क्या था अज्यूम मीन, और dx का मतलब क्या था x माइनस ए। तो देखो मेरे पास x है, हमको सबसे पहले a अज्यूम करना है। अब देखो बच्चों, जनरली जो चीज पढ़ाया जाता है पहले हम वो बात कर रहे हैं। जनरली आप लोगों को यह पढ़ाया जाता है कि आप अज्यूम मीन लेते वक्त डाटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लो। ठीक है, और हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। जनरली डिसेंडिंग ऑर्डर लोग नहीं लेता है, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट कर देते हैं। और उसमें जो सबसे बीच वाला होता है ना, उसको हम लोग ए मानते हैं। ठीक है, तो पहले हम वैसे सॉल्व करवाते हैं जैसे आप लोग जूनियर सेक्शंस में पढ़े होंगे। ठीक है, फिर हम आपको कुछ नया सिखाएंगे। तो मान लीजिए, देखिए डाटा तो अरेंज किया हुआ, ये है जो बीच वाला है हम उसी को ए मान लेते हैं। ठीक है, तो जिसको आप ए मान रहे हो उसके बगल में इज इक्वल टू ए लिख दो और इसको ऐसे बॉक्स लगा दो। ठीक है, एंड व्हाट वी नीड dx, और dx का फॉर्मूला क्या है x माइनस ए। तो निकालिए x माइनस ए। 132 माइनस 144 माइनस 12, 132 माइनस 144 माइनस 12, 136 माइनस 144 8, 140 माइनस 144 माइनस 4, 144 माइनस 144 0, 148 माइनस 144 4, 152 माइनस 144 8, 156 माइनस 144 12, और ये जो dx का टोटल है ये 0 आ गया। ये कोइंसिडेंस है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा 0 आएगा, ये कोइंसिडेंस है। तो देखिए a इज इक्वल टू क्या लिखे 144, dx का वैल्यू 0 और n तो हम लोग काउंट किए थे 7 है, तो ये क्या हो गया 144 प्लस 0 इज इक्वल टू 144। तो देयरफॉर मीन इनकम इज इक्वल टू ₹144। और अभी देखो थोड़ी देर पहले हम लोग यही आंसर निकाले थे बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड भी हमारा यही आंसर आया था और शॉर्टकट से भी यही आंसर आया, स्टेप डेविएशन से भी यही आंसर आएगा। तो देखो डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, और आप लोग को याद आ रहा होगा, आप लोग जूनियर सेक्शंस में ये बात पढ़े होंगे। ठीक है, कि डाटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में सेट कर दो और जो बीच में आ रहा है उसी को ए मान लो, अज्यूमिंग। नाउ आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम आपको नया चीज सिखाते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप एक चीज ये समझ कर चलो कि आपने जो डाटा लिया है, जो मीन आएगा वो इन्हीं डाटा के अंदर से आएगा। ठीक है, आप देख रहे हो आपका डाटा 132 से शुरू हो रहा है और 156 में खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये चीज क्रिस्टल क्लियर रखो कि जो डाटा हम कलेक्ट किए हैं एवरेजेस उसी के बीच में आता है।
तो 132 से 156 जो डाटा हम लोग कलेक्ट किए हैं, मीन इसी के बीच में आएगा। और देखो 144 इसी के बीच का आंसर आ रहा है ना। ए का मतलब क्या होता है? अज्यूम मीन। अज्यूम मीन मतलब मीन तो आता है डाटा से, तो हम लोग बोल सकते हैं अज्यूम डाटा। तो मतलब क्या है कि हम डाटा अपने मन से अज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि हम जो दिया हुआ डाटा है उसी में से ए अज्यूम करें? क्या हम अपने मन से ए अज्यूम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? ये मैथ्स है, ए फॉर अज्यूम मीन होता है, तो अपने मन से अज्यूम करो ना। ऐसा कोई कसम थोड़ी खा रखे हैं कि जो हम अजम्पशन लेंगे वो इसी गिवन डाटा में से लेंगे। मेरा मन हम कुछ और अज्यूम करेंगे, अगर आपका मन है तो आप कुछ और तरीके से अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि ए स्टैंड्स फॉर व्हाट? अज्यूमिंग। और अज्यूमिंग का मतलब होता है कि हम अज्यूम कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये डाटा होना चाहिए। तो वाई शुड वी टेक अज्यूमिंग फ्रॉम द गिवन डाटा? हम अपने मन से ले सकते हैं, ठीक है, अपने मन से हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आपके मन में जो आ रहा है आप लेके ट्राई कर लेना, ठीक है। हम भी रैंडमली सपोज 250 लेते हैं, ठीक है, हम 250 लेके सॉल्व करते हैं। मेरा मन, हमको जो मन करेगा हम बोलेंगे। आप भी इसी तरीके से करना, ठीक है। जब आज आप सम्स बनाओगे, ठीक है, तो अपने मन से कोई भी अज्यूमिंग लेकर सॉल्व करना। और अगर आप अपने मन से अज्यूमिंग लेकर सॉल्व करोगे और अगर आपका आंसर मिसमैच होगा तो देखो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है यहां पर, हमें कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। चलो हम एक काम करते हैं, a इज इक्वल टू 250 अज्यूम करते हैं। मेरा मन, ऐसा नहीं है कि हमने लर्न करके आ रखा है, हमने लर्न करके नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। आई चैलेंज यू कि आपका आंसर आएगा। तो चलो 250 मानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 132 माइनस 250, तो ये आएगा माइनस 180। फिर 136 माइनस 250, ये आएगा माइनस 140, ये आएगा माइनस 110, ये आएगा माइनस 106, ये आएगा माइनस 102, ये आएगा माइनस 98 और ये आएगा माइनस 94। अब सबका टोटल लगा लो। सारा का सारा डाटा नेगेटिव है तो टोटलिंग भी नेगेटिव में आएगा। और ये आ रहा है माइनस 742। क्या आ रहा है? माइनस 742। आउटपुट करते हैं माइनस 742, सॉरी अज्यूम कितना किए थे? 250। और ये क्या है? माइनस 742 डिवाइडेड बाई 7। ये आ रहा है 106। 250 माइनस 106 करो, यू विल गेट 144। आ गया आपका, देखो आंसर। तो हम आपको क्या सिखाना चाह रहे थे बच्चों? हम आपको यह सिखाना चाह रहे थे कि ए फॉर अज्यूम मीन, एंड अज्यूम मीन का मतलब ये नहीं कि आप गिवन डाटा में से लोगे। अरे मेरा मन, हम कोई भी डिजिट ले सकते हैं, आपका जो मन में आप कोई भी डाटा पिक करके आप सॉल्व कर सकते हो। यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट, आपका आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये एक नया बात आप लोग सीखेंगे कि ए फॉर अज्यूम्ड मीन जो होता है उसमें जरूरी नहीं है कि हम गिवन डाटा में से लेंगे। मेरा मन हम कहीं और से भी ले सकते हैं। तो ये आप वैल्यू एडिशन अपने नॉलेज में करो। इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। आप पिछला वाला जो कंप्यूटेशन ऑफ मीन बाय शॉर्टकट मेथड किए थे उसको टाइप 1 नाम दे दो, उसको टाइप 2 नाम दे दो, ठीक है। जो पिछली बार आप कंप्यूटेशन ऑफ मीन बाय शॉर्टकट मेथड कॉपी किए थे उसको टाइप 1 नाम दे दो, उसको टाइप 2 नाम दे दो। मेरा मन, हमको जहां से मन करेगा वहां वाला वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट, अब आइए कंप्यूटेशन ऑफ मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। अच्छा, एक चीज और बोल रहे बच्चों, डिफरेंट ऑथर लोग अपने अपने बुक में कुछ कुछ डिफरेंट नोटेशन यूज किए हैं, सिंबल यूज किए हैं, बट इट डज नॉट मीन कि आपको हर बुक को अलग अलग तरीके से फॉलो करना होगा। हम आपको जो तरीका फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल लेवल्स, ठीक है। ये हर लेवल पे ये एप्लीकेबल होता है एंड दिस फॉर्मूला आर एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। सो आपको ये इस चीज का परेशानी नहीं करना है कि सर ने ये फॉर्मूला लिखवाया गया, हमारे स्कूल में ये फॉर्मूला लिखवाया गया था, हमारे कॉलेज में ये फॉर्मूला लिखवाया गया था। इग्नोर, हम आपको जो फॉर्मूला लिखा रहे हैं दैट इज एक्सेप्टेबल बाई ऑल। सो ट्रस्ट एंड लर्न, ट्रस्ट करो और लर्न करो,
तो आइए अब हम आपको स्टेप डेविएशन सिखाते हैं। देखो बच्चों, एक चीज देखो, ds का मतलब हमने क्या लिखा था, dx डिवाइडेड बाई आई। अब देखो, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड से ही निकल के स्टेप डेविएशन मेथड बनाया गया है। अब देखो कैसे, ds का मतलब क्या लिखा गया, dx डिवाइडेड बाई आई। अब देखो यहां पर ds है, अगर हम dx डिवाइडेड बाई आई यहां पर पुट कर दे, आप केवल समझना, लिखना मत। देखो हम यहां पे dx लिख देते हैं, n है डिवाइडेड बाई आई, और यहां पर i है कि नहीं, तो ये और ये कट जाएगा, तो देखो वापिस से कौन सा फॉर्मूला बन गया, शॉर्टकट मेथड वाला फॉर्मूला बन गया। तो ये जो स्टेप डेविएशन मेथड है ना, शॉर्टकट मेथड से ही निकाला हुआ फॉर्मूला है कि नहीं। खैर, तो हम लोगों को क्या चाहिएगा, हम लोगों को चाहिएगा ds, और ds के लिए क्या चाहिए, dx चाहिए। चलो इस बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ और अज्यूम करते हैं, ठीक है। आप कुछ और अज्यूम कर लो, आप गिवन डाटा में से भी अज्यूम कर सकते हो, बाहर से भी अज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इस बार हम लोग क्या करते हैं, 140 को अज्यूम करते हैं, ठीक है। आइए dx निकालते हैं, -8 -4 0 4 8 12 16, ठीक है। तो ये टोटल आएगा dx का 28, ठीक है। क्योंकि dx तो चाहिए नहीं, हम लोग को क्या चाहिए, ds चाहिए। तो ds इज इक्वल टू क्या होता है, dx डिवाइडेड बाई आई। आई का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, बच्चों आई का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर। और n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बात आप लोग लिख लेना, n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। एंड i का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। अब देखो सब में गैप कितने का है, 4 का गैप है, सब में गैप कितने का है, 4 का गैप है। तो डेट इज आई स्टैंड फॉर ये जो गैप्स है, कॉमन फैक्टर। तो सब में 4 का गैप है, यानी i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सबको 4 से डिवाइड कर दो, और हमारा ds आ गया 7। अब आइए इसको पुट कर देते हैं। ए हम लोग लिए थे कितना, 140, ds कितना है 7, ऑब्जर्वेशन कितना है 7, और i कितना है 4। देखो वापिस से हम लोग 144 ही निकाल लिए। तो आप कोई भी मेथड लगाओ, आंसर सब में क्या आएगा, सेम ही आ रहा है। तो पहले हम लोग सीखे डायरेक्ट मेथड, फिर हम लोग सीखे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में 2 टाइप था, टाइप 1 टाइप 2। स्टेप डेविएशन मेथड में भी बच्चों 2 टाइप है, टाइप 1 टाइप 2। जैसे कि आप लोग को अभी पता चला कि ए का मतलब अज्यूम इन होता है, और ये जरूरी नहीं कि हम अज्यूम इन गिवन डाटा में से लेंगे, हम अपने मन से भी ले सकते हैं। उसी तरीके से आई भी, आई इज व्हाट, कॉमन फैक्टर। ये तो यहां सबका गैप मैच कर गया 4 का, तब ना हम लोग आई इज इक्वल टू 4 ले लिए। पर ये भी गारंटी नहीं है कि आप आई इज इक्वल टू 4 ही लेंगे, मतलब आई इज इक्वल टू समथिंग आप अपने मन से भी ले सकते हो। आप चाहो तो आई इज इक्वल टू कुछ भी आप अपने मन से भी ले सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो। आइए टाइप 2 बोलकर उसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। टाइप 1 इसको मान लो और टाइप 2 उसको मानते हैं। इस बार क्या करेंगे, इस बार ए भी अपने मन का ले लेते हैं, ठीक है, और आई भी अपने मन का ले लेते हैं। बोलो ए इज इक्वल टू क्या ले, क्या ले, कुछ भी रैंडमली ले लेते हैं, है ना। चलो 225 ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 225 ले लेते हैं।
चलो अब उसके बाद डीएस निकालते हैं। डीएस का फॉर्मूला होता है डीएक्स डिवाइडेड बाई आई। आई इज इक्वल टू चलो 5 मान लेते हैं, ठीक है 5 मान लेते हैं। ये आ रहा है 113.40 डीएस इज इक्वल टू, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बच्चों, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। मेरे हिसाब से तो सही है। अब देखो ए का मतलब क्या था 225, डीएस कितना है 113.40 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5, ये आ रहा है 81। देखो फिर से आ गया 144। तो आज के क्लास में हमने आपको दो नया चीज सिखाया। आज के क्लास में हमने आपको दो नया चीज सिखाया। ए फॉर अज्यूम मीन वो कहीं से भी अपने मन से भी ले सकते हैं, और आई इज इक्वल टू भी जरूरी नहीं कि आप जो डाटा का गैप है वही लोगे, इसको भी आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में इतना ही है। कॉपी कर लीजिए। आपका होमवर्क है बच्चों, नोट्स में जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक दे रखा है, ये आप लोगों का होमवर्क है। हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 ये आप लोगों का होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।